69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुरानी मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया और ये कहा कि 3 महीने के अंदर दूसरी मेरिट लिस्ट को जारी किया जाए और इसमें आरक्षण नियमों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। सर, ये बताइए, ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश आपने भी सुना है, मैंने आपका एक ट्वीट भी देखा, इसको किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है उन अभ्यर्थियों की जीत हुई है जो सड़कों पर सोए, बारिश में भीगे? इसमें कोई दो राय नहीं। पहली बात तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बेंच ने की डबल बेंच ने जो फैसला दिया उसका हम स्वागत करते हैं। दूसरी चीज़, भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा भी बेनकाब हुआ। तीसरी चीज़, सालों साल खुले आसमान के नीचे भूखे प्यासे रह करके धरना देने वाले आरक्षित वर्ग के पीड़ित शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन करते रहे, सरकार अनसुनी करती रही। यहाँ तक कि पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार ने भी इसको इंगित किया मुख्यमंत्री को इस अनुरोध के साथ कि आरक्षित वर्ग के 18,000 चयनित अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, इनके स्थान पर सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, अतः इसका संज्ञान लेते हुए पुनर्विचार कर इनको न्याय प्रदान कराएं। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक जांच कमेटी बनाए। उस जांच कमेटी ने भी 6800 भर्तियों में अनियमितता पाई गई, ऐसी उन्होंने रिपोर्ट दी। माननीय मुख्यमंत्री बार बार आश्वासन देते रहे कि मैं इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दूंगा, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला। माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय से अब हमें पूरा विश्वास है कि आरक्षित वर्ग के उन चयनित अभ्यर्थियों ने जो दर-दर की ठोकरें खाई, भूखे प्यासे रह करके लंबे अरसे तक आंदोलन धरना प्रदर्शन के रूप में करते रहे, अब उनको न्याय अवश्य मिलेगा और अब वो चयनित अभ्यर्थी के रूप में नियुक्ति पाएंगे, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। इको गार्डन जब आप पहुंचे थे, मैंने देखा था इनके धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए, तो आपको लगता है कि इस मामले में आरक्षण नियमों की अनदेखी जो करी गई उसमें अधिकारियों का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा? उस समय के जो मंत्री रहे सतीश द्विवेदी, उनका भी एक स्वाभाविक रूप से अब चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में प्रकरण स्वयं, हम लोग तो उसमें कैबिनेट में भी थे, माननीय मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत अनुरोध किया था, तमाम अन्य मंत्रियों ने भी इस बात को कही थी, पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार ने भी इस बात का अनुरोध किया, माननीय मुख्यमंत्री की जांच में भी 6800 नियुक्ति पर घोटाला पाया गया। तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री जी की जानकारी में होने के बावजूद भी उनको दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी, ये दुखद है। इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत तो है, संबंधित मंत्री का भी इन्वॉल्वमेंट था इसमें, और यही कारण है कि 3 साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक वो दर-दर की ठोकरें खा रहे थे। उसमें से कई अभ्यर्थी की मृत्यु भी हो चुकी है। अब उनको न्याय कहां से मिलेगा? लेकिन फिर भी माननीय उच्च न्यायालय ने जिस तरीके से निर्देश दिया कि 3 महीने के अंदर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई सूची जारी करें, तो हमें पूरा विश्वास है कि अब पीड़ित आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय अवश्य मिलेगा। आपको क्या लगता है सर कि सरकार जो है, उत्तर प्रदेश सरकार, क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकती है 2 जजों की बेंच के खिलाफ, या फिर वो बैक करेगी, पीछे रहेगी? अगर थोड़ी भी शर्म होगी, संविधान के प्रति वफादारी होगी, दलितों पिछड़ों के प्रति प्रेम होगा, तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करेगी सरकार, और वाकई में अगर बेशर्मी की हद तक गुजरने की कवायद करेगी तभी आगे जाएगी। लेकिन दर्द मुझे लगता है कि उनका भी है, जो लोग नौकरी पाए हैं, हज़ारों लोग जो नौकरी कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि उनको भी कहीं समायोजित किया जाना चाहिए? ये सरकार का काम है। पहली बात तो सरकार ने गलती की है, तो अपनी गलती को सरकार किस तरीके से सुधारती है उस पर निर्भर है। उनके साथ क्या करती है, क्या नहीं करती है, ये सरकार को सोचना है। लेकिन सबसे पहले जो नियमानुसार आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थी हैं, पहला हक उनको जाता है, क्योंकि वो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनके स्थान पर सामान्य वर्ग के लोगों को दिया गया है। तो स्वाभाविक रूप से ये गलती सरकार की है
इसलिए इस गलती को वो कैसे सुधारेगी, ये उसका काम है। आपको लगता है इसी 69,000 भर्ती की अगर बात करी जाए, इसने लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है? जिस तरीके से लगातार भाजपा सरकार आरक्षण पर डकैती डाल रही है, संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का गला घोट रही है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आरक्षण को सीधे सीधे सामान्य वर्ग के लोगों को परोस रही है। आज उसका जीता जागता नमूना है उत्तर प्रदेश सरकार के निकाले हुए कोई विज्ञापन देख लें, हर विज्ञापन में बड़े पैमाने पर आरक्षण में कटौती की गई है। मेडिकल कॉलेज या मेडिकल विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, या अन्य विश्वविद्यालयों की भर्ती हो, या किसी अन्य विभागों की भर्ती हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण में बड़े पैमाने पर कटौती करके कहीं न कहीं आरक्षण का गला घोटा जा रहा है। और स्वाभाविक रूप से जब आरक्षण का गला घोटा जाएगा तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग इनकी पूजा नहीं करेंगे, इनके खिलाफ वोट देंगे। जिन्होंने कभी इनकी सरकार बनाई है वही इनकी सरकार गिराएंगे भी। ठीक है सर, हमने तो भारतीय जनता पार्टी में भी आपको देखा, बहुजन समाज पार्टी में भी देखा, समाजवादी पार्टी में भी देखा, लेकिन इधर बड़ा दूर दूर हैं आप। तो 27 के लिए क्या योजना तैयार कर रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है किस तरीके से वो सामने खड़ी होगी, कैसे लड़ेगी? अभी हम अपने संगठन पर काम कर रहे हैं। हम अपने संगठन को 3 स्तर पर जिला, विधानसभा, सेक्टर और पोलिंग बूथ की कमेटियां बनाने में लगे हुए हैं। कमेटियों को बनाने के बाद हमारी रणनीति क्या होगी वो एक एक करके बाहर आएगी। रही बात 2027 का विधानसभा चुनाव, उसमें राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की बिगेस्ट पावर पार्टी बन के आएगी। एक आखिरी सवाल सर, उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी कर रही है, आपकी पूर्व पार्टी रही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी, तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को और सपा और कांग्रेस में लेकर भी ये सीटों को लेकर भी खींचतान चल रही है? कांग्रेस चाहती है कि हमें वो 5 सीटें मिले जहां पर भारतीय जनता पार्टी काबिज रही है, 10 सीटों पर पर्यवेक्षक भी तैनात कर दिए गए हैं। आपको लगता है प्रत्याशियों के चयन को लेकर या सीटों को लेकर इन लोगों में कुछ सर खींचतान हो सकती है? बहरहाल अब ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, वो क्या लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि उपचुनाव में हमें क्या करना है, मैं अपने वरिष्ठ साथियों के साथ बैठक करके इस पर जल्दी ही फैसला करूँगा। भाजपा की स्थिति क्या देखते हैं? देखिए, उपचुनाव ज़्यादातर सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए तो होता नहीं, इसलिए उपचुनाव में भाजपा सरकार अपनी खींच मिटाने के लिए कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर सत्ता के दुरुपयोग करके सारी सीट हथियाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं उसकी अपनी प्रतिष्ठा लगी हुई है। लेकिन उसके बावजूद अब निर्वाचन आयोग को देखना है कि चुनाव कितनी निष्पक्षता के साथ कराया जाता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।